just again move forward, Yeah. Yes, Ashutosh. जी सर, सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, सभी को नमस्कार। नमस्कार। हाँ। और मेरा कोई टाइम शेड्यूल है, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़े अपनी बात रख के, लेकिन जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। जहाँ तक रीशफलिंग की बात है, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि परफॉर्मेंस को क्रेडिट दिया जा रहा है, और मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में बहुत कम पल ऐसे होते हैं, और आज की सिचुएशन को देखते हुए काफ़ी ज़रूरी है भी, स्पेशली जिन मंत्रियों के साथ मैं भी पर्सनली खुश नहीं था और शायद देश भी खुश नहीं था, प्रकाश जावड़ेकर और मुझे कुछ हद तक रमेश पोखरियाल निशंक भी, क्योंकि दोनों ऐसी बातें करते हैं जो देश के हित में नहीं होती है कभी-कभी। जैसे प्रकाश जावड़ेकर ने पहले कहा था कि हमने टेक्स्ट बुक में से कॉमा नहीं बदला है, या रमेश पोखरियाल निशंक अपनी कविताएं पोस्ट करते रहते हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने भारत के नैरेटिव को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश नहीं करी थी उस सिरे से। जहाँ तक आईटी की बात है, राजीव चंद्रशेखर का आना मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत बड़ी बात है। हालाँकि रविशंकर प्रसाद जिनको ड्रॉप किया गया है, उनको ड्रॉप करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है 2 ब्रॉड चीज़ें हैं, 2 ब्रॉड रिपरकशंस हैं इसके। पहली बात ये कि मुझे लगता है कि जहाँ पर इंडिया लैग कर रही थी, जो लग रहा था जहाँ मुझे कमी लग रही थी, वो थी नैरेटिव मैनेजमेंट में। और मुझे लग रहा है इसको देखते हुए, क्योंकि ट्विटर पर उन्होंने उस तरीके का स्टांस नहीं लिया था जो लोग चाहते थे, और जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए भारत के हित में था, वो उन्होंने नहीं किया। और अभी मुझे लगता है कि राजीव चंद्रशेखर और बाकी जो नए लोग हैं, यंग लोग हैं और स्पिरिटेड लोग हैं, उनके आने से मुझे लगता है सरकार ये समझ रही है कि नैरेटिव मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, और ये पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर हमें कमी लग रही थी। एजुकेशन की जहाँ तक बात है, कल ही यूजीसी का हिस्ट्री सिलेबस चेंज, और सबसे पहला चैप्टर भारत द आइडिया ऑफ भारतवर्ष के बारे में है, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करी है। तो मुझे लगता है कि वो स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड आई होप दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। और एक और चीज़, मीनाक्षी लेखी का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में एमओएस के तौर पर आना एक बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने आते ही एक स्टेटमेंट दिया कि सम कंट्रीज गिफ्ट viruses and India gives vaccines to other nations, और उनका एज एन MOS ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ये बात कहना बहुत मुझे लगता है सिग्निफिकेंट है। और एक और चीज़ ये कि क्योंकि उनको कल्चर मिनिस्ट्री भी दिया गया है, तो मुझे लगता है कि वे नैरेटिव मैनेजमेंट काफ़ी सही ढंग से करेंगी, और जहाँ पर हार्ड पावर की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है सुब्रमण्यम जयशंकर सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन में काफ़ी अच्छे हैं। उनका मतलब वे कर्णधार हैं उसके, लेकिन मीनाक्षी लेखी कैन बी द सॉफ्ट पावर बैक्ड बाय हार्ड पावर। एक चीज़ ये भी है। और जहाँ तक सर मुझे योगी आदित्यनाथ की सरकार का लगता है, आई होप कि नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी मेजॉरिटी से आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बढ़िया जॉब किया है। और जहाँ तक ग्राउंड लेवल की बात है, वहाँ पर भी लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि आज सड़कें बन रही हैं और मेट्रो का काम चल रहा है, जहाँ क्योंकि मैं वैसे मेरठ से हूँ, तो मेरठ में मेरा ननिहाल है। वहाँ पर जैसे मुझे सुनने में आ रहा है कि मेट्रो का एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, और नई सड़कें बनी हैं, और एक तरीके से एक पूरा रिवैम्प हो रहा है उत्तर प्रदेश का, तो वो बहुत अच्छी बात है। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी चीज़ है जिस पर उन्होंने क्लैम्प डाउन किया, और शायद आज जो ब्रेकिंग इंडिया नैरेटिव्स फेमस हो चुके हैं और टूल किट्स आने लगे हैं, वो उत्तर प्रदेश को नहीं छू पा रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि नाउ गवर्नमेंट इज टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न। फिर सिर्फ आखिरी पॉइंट बेसिकली ये अभिषेक, ये जरूर है कि ये पिछले आप समझिए 1 साल से हमारी गवर्नमेंट टोटली इनके झगड़ों में पली रही। अब तुमने जैसे बात की कि मीनाक्षी लेखी की, ऑफ कोर्स मैंने उनकी स्टेटमेंट नहीं देखी, मैं इनसे मिला था जब ये अपने MP इलेक्ट हुई थी, उसके बाद इनसे मिला था, तो उस टाइम पे इनसे मेरी बात भी हुई कि ये मेरे से बात करना चाहती थी कुछ चाइना के ऊपर कि मिलना,
लेकिन मैंने कहा कि जैसे हम किसी ना किसी चीज़ में बिजी हो गए, फिर बाद में कोविड आ गया, तो मैं बड़ी देर से सोच रहा था इनसे मिलने, क्योंकि मिलने के लिए क्या है, इनके पास जाना पड़ता सुबह सुबह, और उस टाइम पे काफी लोग इनके पास आए हुए थे। शी टुक स्पेशल सम टाइम, तो इनको एक इंटरेस्ट था फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो इनको मिला। और दूसरी बात है कि इनकी एक तो एडवोकेट है, दूसरी इनकी अपनी पर्सनैलिटी है, प्रेजेंटेशन है, वही बड़ा काउंट करती है। और इनकी जहाँ फैमिली है, जहाँ इनके हस्बैंड है और इनके जो फादर इन लॉ, वो पुराने बीजेपी के, इनके जो फादर इन लॉ बड़े आरएसएस से कनेक्टेड थे। तो मिस्टर लेखी करके वकील भी थे बड़े इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ डिलीवर कर पाएंगे। तीसरी बात क्या है कि इनको जैसे कल्चर दिया गया, क्योंकि जितनी भी हमारे बाहर मिशन हैं उसमें एक कल्चर सेक्शन होता है। कल्चर सेक्शन में कोई एक किसी को बिठा देते हैं, एक आदमी को, वो बैठा अपनी कोई लाइब्रेरी खोल दी, उसमें बैठा हुआ, कोई काम न था। तो उसको बेसिकली किस तरीके से एक्सपैंड किया जा सकता है, आई थिंक शी कैन डू मच बेटर, क्योंकि उसमें यस। बहुत काम करने की जरूरत है। और जहां तक आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर की बात करते हैं, ही इज वेरी वर्सटाइल। आप देखिए कि अभी बीच में क्या हुआ है कि ये चले गए रशिया, क्योंकि तालिबान का इशू हुआ, तालिबान वहां पे आगे आ रही है, तो रशिया बात के, रशिया जाते जाते ईरान चले गए, ईरान में मिल के आए। तो दोनों कंट्रीज ने आपस में, तीनों ने डिसाइड किया कि हम एक तरीके से तालिबान को कैसे काउंटर कर सकते हैं। अमेरिका के जाने के बाद वैक्यूम तो हो गया। तो ये जहां भी यस। मौका मिलता है, पीछे भी कहीं गए थे तो ओमान चले गए। ओमान इसलिए गए कि ओमान के अंदर इनकी जो बातें होती हैं तालिबान की और यूएस की, डायलॉग्स वहां पे होते हैं। तो ही इज गैदरिंग फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, और उस पर काम भी क्या करना है उस पर भी किया। जरूर एक तालिबान ने कहा कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जिसने जो इंडिया का जो फ्रेंडशिप डैम बना हुआ है हेरात प्रोविंस के अंदर, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, कुछ उनके अफगानी सोल्जर्स को मार दिया। तो देखते हैं कि बेसिकली मुझे लगता है कि काफी हमारे जैसे मिनिस्टर्स हैं, काफी एक्टिव प्रोएक्टिव भी हैं। तो हाँ, कुछ यस। और कहना चाहिए तब तक अगर आपको जल्दी है तो फिर आप बात कर लीजिएगा, नहीं तो बिकॉज आई वो जस्ट वांटेड टू कॉल मिस्टर संजय। हाँ सर, बस आखिरी पॉइंट बताने का। सर आखिरी सिरे पर आता हूँ आरएसएस के बारे में, क्योंकि काफ़ी चर्चाएं हुई हैं आरएसएस मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट्स को लेकर। सर एक किताब थी मेरे पास है, कोनराड एल्स्ट की, वाई आई किल्ड द महात्मा। हालांकि सब्जेक्ट अलग है उसका, लेकिन वहाँ पर एक बात ये बताई है कि गांधी जी के असैसिनेशन, इनफैक्ट गांधी जी मैं क्यों कह रहा हूँ सर, मोहनदास करमचंद गांधी के असैसिनेशन के बाद जो इवेंट्स हुए अब तक, उसमें सर आरएसएस और का कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ गिल्ट, अननेसेसरी सेंस ऑफ गिल्ट और वैलिडेशन गेन करने की कोशिश, ये उनको सर थोड़ा ड्राइव कर रही है। क्योंकि कई बार इन्होंने एम के गांधी के बारे में उन्होंने उनको सराहा है और उनके कामों को दर्शाया है, और फिर कई बार उन्होंने माफ़ी भी मांगी है कुछ लोगों ने। तो मुझे लगता है सर कि आरएसएस को ऐसे स्टेटमेंट्स देना सही नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता सर कि ये कैलकुलेटिव स्टेटमेंट हो सकता है। एक बात ये कि जहाँ तक मिनिस्टर्स का भी या कैबिनेट रिशफल है, और स्पेशली उन मिनिस्टर्स का जहाँ जिनके डिपार्टमेंट के खिलाफ बाहर से आवाज़ें उठ रही थी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैसेजिंग, इंटरनेशनल मैसेजिंग भी है। और शायद मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट इस समय पर आना कि डीएनए सेम है, वो भी मुझे लगता है इस मैसेजिंग का हिस्सा है। लेकिन मुझे नहीं पता सर कि कितना कैलकुलेटिव होगा, क्योंकि जहाँ तक कि जो लोग जानते हैं वे लोग तो जानते ही हैं, लेकिन देखो अभिषेक, कोई अभिषेक इसको मैं खारिज। जहाँ मोहन भागवत की स्टेटमेंट है, कोई रेलेवेंस नहीं है स्टेटमेंट का। आप क्या कह रहे हो, यस। क्या कहना चाहते हो? क्या आप मुसलमानों को प्रोटेक्शन देना चाह रहे हो, उनको सेफ्टी देना चाह रहे हो? मुसलमानों को आप ये कहना चाह रहे हो कि जो लंचिंग हो रही है उसमें हिंदूज इन्वॉल्व हैं? कुछ एंटी सोशल एलिमेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। लंचिंग हुई है तो जब हिंदुओं की लंचिंग होती है तब कुछ क्यों नहीं है? ये मुसलमान जी। जो बेसिकली जो आरएसएस में घुस के इन्होंने विंग बनाया, पहले लगता था ये वो बड़े नेशनलिस्ट होंगे, लेकिन आज जितने भी मुसलमान घुस रहे हैं वो बड़े ऑफेंसिव हैं और उनके लिंक्स हैं, उनको घुसाया जा रहा है। और वो इनके आरएसएस का जो मेन कल्चर या इसका सूबा वो चेंज कर चुके हैं। जो ऊपर की बिल्कुल सर। लीडरशिप है, या तो इनको वहां से पैसे मिलते हैं या इनके पास कोई ऐसा इन्फ्लुएंस है। क्योंकि मैंने भी कहा कि जब एक फ्रेंच ग्वेटर उनकी एक किताब इशू हो रही थी, लॉन्च हो रही थी दिल्ली के अंदर कुछ महीने पहले, तो मैं भी वहां गया था। हर्षवर्धन ने वहां आना था, हर्षवर्धन नहीं आए, क्योंकि उनको आरएसएस की तरफ से डायरेक्टिव कर दिया कि आप नहीं जाएंगे। तो वहां पे एक मुसलमान मिला मुझे जो आरएसएस से कनेक्टेड था, क्योंकि मैं हमेशा इनसे सर नॉर्मली अच्छी बात की, लेकिन मैं बेसिकली हमेशा अपना एक जो आई है खोल के रखता हूँ, उसको मैं अपने वीडियोस फॉरवर्ड किया करता था। तो एक वीडियो पर उसने कमेंट दिया मुझे कि बेसिकली जो चौकसी के चक्कर में यहाँ से आपने, इंडिया ने प्लेन भेजा, इतना खर्चा करके। अरे मैंने कहा प्लेन भेजा, उसने 8 आदमी भी तो गए हैं, तो प्लेन भेजा तो क्या हुआ, कुछ लाख का खर्चा है? नहीं नहीं, वो वेस्टेज ऑफ मनी है। मैंने कहा वेस्टेज ऑफ तो मनी बहुत जगह है, वेस्टेज ऑफ मनी तो मदरसों में भी होती है। वेस्टेज ऑफ मनी अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक पुल बन रहा है, वो 12,000 करोड़ का पुल बन रहा है, आपका 1200 करोड़ का पुल बन रहा है श्रीनगर के अंदर। अब उसको भी आप वेस्टेज कह दो। जो बॉर्डर में जो डेवलपमेंट हो रही है वो भी उसको वेस्टेज कह दो।
तो बेसिक क्या है कि अगर वो आता है मेहुल चोकसी जल्दी आता है तो हमारे को उसमें से काफी पैसे मिल पाएंगे। करोड़ों रुपए का जो खर्च जो 13,500 करोड़ का घपला किया हुआ, उसमें से कुछ गवर्नमेंट ने क्लेम कर लिए, तो बाकी वो उस बताएगा किस किस ने लिए तो उसको पकड़ेंगे है। लेकिन वो जब आके बेसिकली उनका जो पर्पस है मोदी को क्रिटिसाइज करने का, तो खैर ठीक है, वो गाली गलौज तो हो गई, मैं भी गाली गलौज में कोई कम नहीं रखता किस चीज में, है नहीं। तो बेसिक क्या है कि इसके अंदर जो भी बात कहो, ये मोहन भागवत का स्टेटमेंट मतलब ये है कि बैंकरप्सी ऑफ हिज माइंड। वो बेसिकली दूसरी बात क्या है, दे आर टेकिंग हिंदूज फॉर ए राइट, ग्रांटेड ले रहे हैं उनको कि हिंदुस्तान में सपोर्ट करेंगे, बाकी इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका कोई पर्पस नहीं है, इनका बेसिकली एक धंधा है, बिजनेस है, दे आर ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। आप इनको आज पैसे दे दो, आपके साथ हो जाएंगे। कुछ लोग, बहुत से लीडर्स है यहाँ पे, बहुत से जो पॉलिटिशियंस है जो कुछ काम करते हैं, कुछ स्वामी वामी जितने भी है, इनको फॉरेन से पैसे मिलते हैं, कुछ देते हैं इंडियंस इनको, लेकिन अब इनको देने बंद कर दिए इनकी वजह से। हाँ, मैं बेसिकली अब अपना तो जी हाँ बोलो, तुम बोलो। क्योंकि सर तो इसलिए जहाँ तक कोंडा डेस्ट की बात है जो उन्होंने कही थी वो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है सर कि आज के युग में स्पेशली द ओनली वे टू टेल योर नैरेटिव्स इज टू इम्पोज योर नैरेटिव्स। और जब तक हम ये आशा रखेंगे कि आप हमारी बात सुन लें, हम मीठी मीठी बातें बोलेंगे जैसे कि जो आरएसएस करता आ रहा है 1948 के बाद से, तो मुझे लगता है सर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और स्पेशली अभी आरएसएस का काम है कि वो नेशनल आइडेंटिटी को और नेशनल रिवाइवल पर फोकस करे, और इसी में सर उसका भला है, देश का भला। देखो पता है क्या है, मैं आशुतोष में बताऊं कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो आरएसएस का बड़ा रोल था। आरएसएस का रोल था कि आरएसएस ने वहां पे जो हिंदू आए थे काफी प्रोटेक्शन दी, काफी हेल्प की, उनको बसाया, सारा बड़े सोशल काम किया। उसके बाद जब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो राइट्स करते थे तो उस टाइम पे आरएसएस दिल्ली के अंदर तो आरएसएस के लोग खड़े हो जाते थे, कोई सिचुएशन होती थी। आजकल आरएसएस कहाँ है, ये पार्क में एक झंडा लगा के 3 आदमी खड़े हो जाते हैं और बेसिकली कैटरस बैंड है, बेसिकली का कोई बाकी रोल नहीं रह गया। अब रोल क्या रह गया, जब से इनकी गवर्नमेंट आई तो दे हैव बिकम पावरफुल। गवर्नमेंट को देते हैं, प्रोजेक्ट है, ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इसके लिए पैसा दो, गवर्नमेंट पैसा देती है, देना पड़ता है उसको करोड़ों रुपए लेकर के, उस पैसे को कहीं ना कहीं अपने आकर के ये बेसिकली सारे के सारे एसीज में बैठते हैं। खैर हम भी एसी में बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने उस पर बैठे हैं, ये एसी से बैठते हैं। इसके बाद इनके पास मर्सिडीज गाड़ियां, पहले साइकिल में घुमा करते थे, आज डंडा रखना बंद कर दिया। क्या जरूरत है डंडा रखने की, इन्होंने बेसिकली अपना जो चीज भूल चुके हैं। और इनको बेसिकली क्या है कि इनको हमें काउंटर करना पड़ेगा अपने तरीके से। हमें बेसिकली इन लोगों के लिए अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोल करके इनको चैलेंज करना पड़ेगा। हाँ संजय जी, अब आप आइए। आप